इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के घर पर महायुति की बड़ी बैठक जारी है, जिसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। सीएम और मंत्रालय पर कहा जा रहा है कि चर्चा इस बैठक में हो सकती है और साथ ही इस मीटिंग में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे भी मौजूद हैं। जो तस्वीर वहां से सामने आई है, ये अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर महायुति की ये बड़ी बैठक है। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा कहा जा रहा है। आज नाम तय हो जाएगा और जल्द ही ऐलान भी कर दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं और वो इस बैठक में मौजूद हैं। देवेंद्र फडणवीस से अजित पवार इस बैठक में मौजूद है। साथ ही कहा यह जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर और मंत्रालय पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे मेरे साथ, जो आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं और साथ ही गणेश ठाकुर भी मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, बैठक चल रही है, क्या भीतर से अभी नई जानकारी और मिल पा रही है? जी देखिए, बैठक चल रही है। अब पांचों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, जेपी नड्डा और अमित शाह, इन पांचों में ही बैठक चल रही है। बाकी नेता बाहर हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और अब इन तीनों के साथ हो रही बैठक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। किसका नंबर लगेगा, किसका नंबर कटेगा, ये भी आज तय हो जाएगा। मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ या इन कैबिनेट। तो आज का दिन, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि अगले 5 साल यही आज का निर्णय जो होगा, उसके आधार पे अगले 5 साल की सरकार महाराष्ट्र में दिखेगी। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है, इसे महाबैठक का नाम हम दे रहे हैं। और अगर फ़ोटोज़ को आप देखें तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कह रही हैं। देवेंद्र फडणवीस अमूमन एक मोदी जैकेट और प्लेन शर्ट पहनते हैं, आज वो डिज़ाइनर जैकेट पहन के आए हैं। अजित पवार भी अपने जो उनका रेगुलर अटायर है उससे थोड़ा सा हट के वहाँ पर आज अपना नया ड्रेस पहनते हुए, क्या जैकेट पहनते, ब्लेजर पहनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे, इस फोटो में एकनाथ शिंदे का बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी नरम दिख रही है। बाकी तमाम नेता जो पोज कर रहे हैं अमित शाह के साथ में, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग बता रही है। तो इस फोटो में भी कहीं ना कहीं जो त्याग उन्होंने किया है उसकी झलक देखने मिल रही है। अब इस त्याग के बदले में एकनाथ शिंदे को आज क्या क्या मिलता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और भाजपा क्या जिस तरह मुख्यमंत्री पद अपने पास रख पाई है, उसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री पद, मंत्रालय अपने पास रख पाएगी। अजित पवार क्या अपने लिए कुछ अच्छे मंत्रालय ले पाएंगे, ये आज तय हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद जब ये बैठक खत्म होगी, उसके बाद कुछ जानकारी सामने आ सकेगी। दीपा, बिल्कुल ठीक है। बैठक अभी चल रही है और बॉडी लैंग्वेज का जिक्र गणेश आप कर रहे थे और राजनीति में इसका बहुत महत्व हो जाता है। नीरज का एक बार जल्दी से रुक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आ रही हूँ आपके पास। नीरज, जिसका जिक्र अभी गणेश भी कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस नाम को लेकर तो जब से रिजल्ट आया है तब से लगातार चर्चा भी हो रही है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। अब एकनाथ शिंदे ने भी पूरी स्थिति साफ कर दी है। अब ऐसे में कितना इंतजार अभी और करना है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर, और साथ ही एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या रहने वाली है, जिसका जिक्र अभी गणेश भी कर रहे थे, इसको लेकर जानकारी। देखिए, एकनाथ शिंदे की भूमिका कमज़ोर होने वाली नहीं है, ना कम होने वाली है। एकनाथ शिंदे, मैं पहले कह चुका हूं कि एनडीए के मजबूत एलाई हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए ही कोई बड़ा फैसला करेगी। तो उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होने जा रही है। एनडीए में उनका कद कम होने नहीं जा रहा है, उनका कद वही रहेगा, बड़ा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सरकार के फंक्शन में भारतीय जनता पार्टी को चूँकि एक बड़ा मैंडेट मिला, तो भारतीय जनता पार्टी को अब निर्णय लेना है कि एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी। रही बात मुख्यमंत्री की घोषणा कब होगी या मुख्यमंत्री कब तस्वीर क्लियर हो जाएगी, आज की बैठक में लगभग चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन हमेशा, जैसा मैंने पहले भी कहा है और अब फिर एक बार अपने दर्शकों के लिए ये जानकारी देना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसी संस्कृति रही है कि मुख्यमंत्री का जो चयन होता है, जो नेता का चयन होता है, वो विधायक ही करते हैं और विधायक दल की बैठक में ही ये चयन होता है। तो निश्चित रूप में हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 1 से 2 दिन का, क्योंकि यदि 2 तारीख को शपथ होती है तो एक दिन पहले विधायक दल की बैठक 1 तारीख को हो सकती है। पहले भाजपा पर्यवेक्षक तय करेगी, जो पर्यवेक्षक महाराष्ट्र जाएंगे,
विधायक दल की बैठक आहूत की जाएगी और उस विधायक दल की बैठक में नेता का चयन होगा और वही नेता जाकर राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार गठन के लिए अपना प्रस्ताव देगा कि हमारे साथ शिवसेना और एनसीपी का समर्थन पत्र है और हम सरकार गठन करने जा रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया हो गई। तो आज की बैठक के बाद तय होगा कि बेसिकली किस दिन, जैसा कि अभी तक किसी जानकारी आ रही है 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण होना है, ठीक उससे पहले 1 तारीख को ये विधायक दल की बैठक हो सकती है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज की बैठक में कि जो अभी बैठक चल रही है, यानी कि जहाँ पर हम हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर, अमित शाह के आवास पर जो बैठक चल रही है, थोड़ी देर में तस्वीर क्लियर होगी कि उस बैठक में क्या कुछ रहा है, हमें कुछ जानकारी लगेगी, वो भी हम अपने दर्शकों से शेयर करेंगे। लेकिन इस बैठक में कमोबेश सरकार का पूरा खाका, जैसा गणेश भी बता रहे थे कि किसको क्या मिलेगा, किसका नंबर रहेगा, किसका कटेगा, तो बिल्कुल सही बात है। इस बैठक में लगभग चीज़ें तय हो जाएंगी कि एनसीपी का मंत्री कौन होगा, शिवसेना की तरफ से मंत्री कौन बनेगा, मंत्री पद में कौन शपथ लेगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा तो कौन मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम के पास कौन कौन से विभाग जाएंगे, ये सारे डिस्कशंस हो जाएंगे। यही कारण है कि आप समझिए करीब करीब 10 बजे से ये बैठक शुरू हुई है और अभी 11:30 बज चुके हैं। 1.5 घंटे कमोबेश सभी नेता को अंदर हो गए हैं और ये मैंने पहले ही बताया था। और ये बैठक क्या कितना लंबा ये मंथन का दौर चलेगा? अच्छा, मिनिमम यही पूछ रही थी मैं आपसे। हाँ जी, देखिए मिनिमम 1 घंटे अभी ये बैठक और चलने वाली है, क्योंकि इस बैठक में विस्तार से सभी बातें हो रही हैं। मंत्रिमंडल गठन, सरकार का गठन, इसके अलावा मुख्यमंत्री के पास विभाग क्या जाएगा, उप मुख्यमंत्री के पास विभाग क्या जाएगा, सरकार का जब शपथ ग्रहण होगा तो उसमें मंच पे कितनी कुर्सियां, बहुत सारे विषयों पर विस्तार से चर्चा हो रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही प्लान पार्टी मानी जाती है। जब भी कोई इवेंट प्लान करती है, जब भी कोई चीज़ें प्लान करती है, तो उसके लिए खाका पहले से ही उसके पास लगभग तैयार होता है और बैठ के डिस्कशंस में उस खाके को अमली जामा पहना दिया जाता है। तो भाजपा ने लगभग तैयारी पूरी कर ली होगी, चीज़ें तय कर ली होंगी। अब इस बैठक में उस जो प्लानिंग हुई होगी उस पर औपचारिक मुहर लग जाएगी। जी दीपा, बिल्कुल औपचारिक मुहर लगेगी। और गणेश, जिसका जिक्र नीरज भी कर रहे थे, पूरा खाका तय होगा कि पूरा कैबिनेट किस तरीके से, वहां पर कैबिनेट की रूपरेखा होगी, मंत्रालय किस तरीके से होगा, किसको पोर्टफोलियो मिलेगा, किसकी भूमिका क्या रहेगी। और एकनाथ शिंदे को लेकर भी नीरज ये कह रहे थे कि उनकी भूमिका मजबूत ही रहने वाली है, उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान से पहले, क्योंकि विधायक दल की बैठक में ही नाम का ऐलान होगा, उस ऐलान से पहले ये दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ महाराष्ट्र के नेताओं की आखिरी बैठक, इसको माने गणेश? जी बिल्कुल, और इसके बाद महाराष्ट्र में ही आगे की बैठकें होंगी और महाराष्ट्र में ही आगे के नामों की घोषणा होगी कि किस तरह का मंत्रिमंडल होगा और कौन नेतृत्व करेगा। जैसे नीरज बता रहे थे कि भाजपा जो भी करती है वो सोच समझ के करती है। हम कहते हैं भाजपा अगर बर्फ़ भी खाती है तो ठंडा करके खाती है। तो भाजपा की ये इस तरह की स्ट्रैटेजी होती है, वो एकदम प्लान्ड और स्ट्रैटेजिकली सारी चीज़ें करते हैं। तो आज भी जो 23 तारीख को नतीजा है, उसके बाद अब लगभग 5 दिन हो गए और 5 दिन बाद ये बैठक हो रही है। तो कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस नहीं होती है, कोई जल्दबाजी नहीं होती। जब इस तरह का क्लियर मैंडेट आता है तो जल्दबाजी करके कोई निर्णय लेना नहीं है, क्योंकि अगले 5 साल की सरकार चलानी है। और ये विधानसभा की जीत के बाद महाराष्ट्र में तमाम बड़े जो महानगर पालिका हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उसके चुनाव होने जा रहे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी की सरकार या भाजपा ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी जातीय समीकरण, सभी विभागीय समीकरण, रीजनल पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, तमाम चीज़ों को देखते हुए मराठा, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, ये तमाम जो हम पैरामीटर्स को देखते हुए ही भाजपा निर्णय लेगी कि किसको मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए और किसको नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन एक तरह से बहुत हम कह सकते हैं आक्रामक रूप अपना चुका था, अभी भी आगे वो अपना सकता है। मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो मराठा नेताओं की, मराठा चेहरों को इस मंत्रिमंडल में बड़े संख्या में शामिल किया जाएगा। ओबीसी जो भाजपा का बहुत कट्टर वोट बैंक है, उसको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी। इसके अलावा और भी जो पुराने नेता हैं, वो मंत्री जिन्होंने भाजपा को, जिन्होंने शिंदे को, अजीत पवार को
इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, वैसे नेताओं का भी चयन इस मंत्रिमंडल में हो सकता है। अब यहाँ बात सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, तो केंद्र में एक एक कैबिनेट दोनों ही पार्टियों को यानी शिंदे को और अजीत पवार को देने की बात भी हो रही है। उसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, एक प्रफुल्ल पटेल का और दूसरा श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। तो कैबिनेट में उनको किस तरह संभाला जाएगा या साथ लिया जाएगा केंद्र की कैबिनेट में, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। तो आज की इस बैठक में, इस महाबैठक में सभी प्रश्न जो हमारे हैं, जो महाराष्ट्र की जनता है या देश की जनता के मन में है, जो तमाम सवाल सभी के जहन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब यहां से आज मिलने वाले हैं। बड़ी खबर एक बार फिर से हम बता दें, अमित शाह के घर महायुति की बड़ी बैठक लगातार जारी है। देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे इस बैठक का हिस्सा है, अजित पवार इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि अभी तकरीबन 1 घंटे के आसपास ये मीटिंग और चलेगी। शाह के घर पर जो बैठक हो रही है उसमें जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र का और मंत्रालय किस तरीके से वहां पर तय होंगे, पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा, जो पुराने मंत्रालय में पहले से ही मौजूद हैं, जो मंत्री ऑलरेडी हैं महाराष्ट्र की सरकार में, उनमें से कितने रहेंगे, कितनों का पत्ता कटेगा, इस पर भी पूरी तस्वीर साफ होगी। एक बार फिर से मेरे दो सहयोगी क्योंकि लगातार मेरे साथ बने हुए नीरज और गणेश। नीरज, आपका रुख करते हुए, अगर एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया जाता है, जैसे कि चर्चाएं लगातार चल रही है, क्या इस डील पर मानेंगे एकनाथ शिंदे? खुद वो डिप्टी सीएम बनने को राजी होंगे या अपने किसी और खास को आगे करेंगे? देखिए दीपा, ये उनकी पार्टी का कॉल होगा, लेकिन मुझे जो समझ में है, जितनी महायुति में जब इतनी बातें हो चुकी हैं, ऑलरेडी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें साफ कर चुके हैं, तो इतना तो तय है कि ये तय हो चुका होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा और डिप्टी सीएम कौन होगा। और ये वो भी मानते हैं और उन्होंने शायद कुछ ऑफ द रिकॉर्ड लोगों से बात में कहा भी है कि महायुति जो फैसला लेगी वो उनके साथ है। अभी भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे की ज़रूरत है, जितना एकनाथ शिंदे को एनडीए की जरूरत है, उतना ही महायुति को एकनाथ शिंदे की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा गणेश बता रहे थे कि महाराष्ट्र के तमाम नगर पालिका और मेयर्स के चुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी, जो शिवसेना एक बड़ा दल है, शिवसेना में एकनाथ शिंदे स्वीकार्य नेता बन चुके हैं, बड़े नेता बन चुके हैं, उनको कहीं से भी वो कम आंकने की कोशिश करेगी या उनको कम दिखाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी और महायुति चाहेगी कि वो सरकार का हिस्सा रहे। अब जब वो सरकार का हिस्सा रहते हैं और उन्होंने साफ तौर पे कह दिए हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर या किसी भी निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहेंगे वो करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है ऑलरेडी वो इस बात को स्वीकार कर चुके होंगे कि वो इस सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं। आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब पिछली बार शिवसेना के साथ जब सरकार बनी, जब सरकार का गठन हुआ, तो उस समय वो कोई ये नहीं कहता था कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई मुख्यमंत्री होगा, लेकिन देवेंद्र फडणवीस बतौर उप मुख्यमंत्री सरकार में शामिल हुए और उन्होंने शिवसेना के साथ सरकार चलाई। तो ये बेसिकली ज़रूरत होती है। अभी फिलहाल एकनाथ शिंदे की भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो मराठा पॉलिटिक्स हो, चाहे सरकार चलाने को लेकर हो, जब 2-3 बड़े चेहरे होते हैं और वो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो वो सरकार में जब शामिल रहेंगे तो अपनी पार्टी को भी, ना केवल पार्टी को कंट्रोल करेंगे, बल्कि पार्टी की नीतियों को, पार्टी को मजबूत करने के लिए और सरकार की योजनाओं को जमीन पर ले जाने के लिए उनसे अपीलिंग चेहरा शिवसेना का शायद कोई दूसरा होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना की तरफ से वो चूंकि सबसे बड़े नेता के रूप में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए सरकार में शामिल होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। गणेश का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। गणेश, देखिए, मंत्री पद को लेकर और एकनाथ शिंदे को लेकर तमाम चर्चाएं, अब हालांकि ये तो शिवसेना का खुद का कॉल है, जैसे कि नीरज भी कह रहे थे कि एकनाथ शिंदे किस पर मानेंगे, केंद्र में कोई मंत्रालय उनको दिया जाएगा या फिर डिप्टी सीएम के पद को लेकर उनकी बातचीत चल रही है। अब मंत्री पद को लेकर कोई नंबर भी सामने आए हैं क्या कि महायुति के 3 दल, बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार, कितने कितने मंत्रालय किस किस को मिलेंगे, मंत्री पद किसको मिलेंगे? जी दीपा, अजीत पवार की तरफ से 8 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री पद मांगे जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं उतना उनको दिया जाएगा। एक फॉर्मूला महाराष्ट्र में कई दिनों से चल रहा है कि 21, 12, 10। अब मुझे लगता है कि 21 से ज़्यादा मंत्री पद ये भाजपा अपने पास रखेगी। वो काटेगी शायद अजीत पवार के कोटे में से या अजीत पवार को कम देंगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जो त्याग उन्होंने किया है उस त्याग के बदले में उनके साथ न्याय करना है, तो उनको ज़्यादा सीटें या ज़्यादा मंत्री पद दिए जाएंगे।
अब आपने जो सवाल नीरज जी से पूछा था कि क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के पद को लेकर मानेंगे, अब थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। जब 2014 में देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ थे, उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता थे और वो सरकार में थे। तब एक MSRDC या अर्बन डेवलपमेंट इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था, क्योंकि PWD और तमाम चीज़ों के ज़रिए महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते थे। लेकिन जब देवेंद्र बने, सबसे पहला उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो समृद्धि महामार्ग था, जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है। उसके लिए उन्हें एक बहुत ही मेहनती नेता चाहिए था, मंत्री चाहिए था। एकनाथ शिंदे को उन्होंने कहा कि आप ये समृद्धि महामार्ग अपने पास रखिए। तब MSRDC या अर्बन डेवलपमेंट कहीं ना कहीं घाटे में चल रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने पूरी ताकत के साथ फडणवीस के साथ मिलकर समृद्धि महामार्ग के इस हाईवे को बनाया और तब से एकनाथ शिंदे की भी समृद्धि हुई, उनका कद महाराष्ट्र में बढ़ा, महाराष्ट्र कैबिनेट में बढ़ा। तब से लेकर अब तक 5 साल में एकनाथ शिंदे उनके साथ एकदम चट्टान की तरह खड़े रहे। तो जब 19 हुआ, UBT महाविकास आघाड़ी में गई, जब 22 में तब आए तो देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के आला कमान के आदेश के बाद पार्टी के लिए उनके नेतृत्व में शिंदे के नेतृत्व को स्वीकार किया और डिप्टी सीएम बने। अब जिस व्यक्ति ने एकनाथ शिंदे का राइज लाया था, उस व्यक्ति के अंडर में अगर देवेंद्र फडणवीस काम कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे भी देवेंद्र फडणवीस के अंडर में काम करने से ऐतराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कल और आज उनके नेताओं के साथ हुई बैठक में नेताओं ने, विधायकों ने भी यही कहा कि सरकार में रहकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और एकनाथ शिंदे ने भी अपने नेताओं से ये कहा कि जो योजनाएं हमने लाई, जैसे लाडली बहन होगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम मैं कर रहा था, जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो गया, समृद्धि का एक पैच बचा है और तमाम काम वो कर रहे थे, उसको हमें जनता को हमने प्रॉमिस किया उसको पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए हमें सरकार में रहना होगा। तो मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे सरकार में रहेंगे, डिप्टी सीएम का पद अगर दिया जाता है तो वो स्वीकार करेंगे, राज्य में ही रहेंगे और अर्बन डेवलपमेंट अपने पास रखकर उन्होंने जो काम छोड़े हैं, जो अधूरे रहे हैं, जो उनको पूरे करने थे, वो पूरे करेंगे। दीपा, बिल्कुल नीरज, जिसका जिक्र गणेश कर रहे हैं, क्योंकि जिस त्याग का जिक्र अभी आप भी कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने त्याग किया, देवेंद्र फडणवीस ने, माफ कीजिएगा, त्याग किया 2022 में, और उन्होंने एकनाथ शिंदे के अंडर में काम किया डिप्टी सीएम बन के। अब ये तो बारी है ना, वही त्याग एकनाथ शिंदे के सामने अगर सिचुएशन आती है, डिप्टी सीएम का पद ले लीजिए और देवेंद्र फडणवीस को सीएम के तौर पर आप कबूल कीजिए, तो इससे वो इनकार तो नहीं करेंगे। जैसे कि गणेश भी कह रहे हैं कि उनको सहर्ष ये स्वीकार होगा अगर उनको पद दिया जाता है डिप्टी सीएम का। देखिए, राजनीति में त्याग जैसा कोई वर्ड नहीं होता, कोई त्याग करता नहीं है। लोग ज़रूरत के हिसाब से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो राजनीति में हर आदमी अपने लिए काम करता है और वो देखता है कि मेरे अगले कदम से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होगा। तो राजनीति में मैं कम से कम इस बात को नहीं मानता हूँ कि त्याग जैसा कोई वर्ड होता है कि एकनाथ शिंदे अपने इस चीज़ के लिए। बेसिकली राजनीति की ये ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ा दल है। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो एकनाथ शिंदे की पार्टी को ना लेते हुए भी वो सरकार में बना सकती है, क्योंकि उसके पास नंबर गेम बहुत बड़ा है। लेकिन चूंकि गठबंधन धर्म भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है और गठबंधन धर्म के तहत शिवसेना चूंकि सरकार में थी और महायुति में बाकायदा वो एक बड़ा स्टेक होल्डर थी, मिलकर चुनाव तीनों पार्टियों ने लड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि लीड पार्टी है, इसलिए उसका पहला धर्म ये होता है कि अपने सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चले। लेकिन परिस्थितियां अलग हैं। पहले की परिस्थिति ये थी कि वो शिवसेना से बाहर निकल कर आए थे, अपने विधायकों को लेकर आए थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने उनका सहयोग किया और वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी ने डिप्टी सीएम और अपने मंत्रियों के साथ सरकार को चलाने में उनकी मदद की। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी लीड पार्टी है, 133 विधायक हैं उनके पास, उनके कैडर का उन पर दबाव है, उनके लोग उन पर दबाव बनाए कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद अगर आप सीएम पद नहीं लेते हैं तो शायद ये कहीं ना कहीं पार्टी के कैडर में इससे निराशा आएगी। तो ये इस समय पार्टी भाजपा की भी, भाजपा के लोगों की जरूरत है कि मुख्यमंत्री पद उनको अपने पास रखा जाए। और शिवसेना को भी ये बात अच्छे से मालूम है कि यदि वो सरकार का समर्थन नहीं करते, वो बाहर जाते हैं, तब भी सरकार बन जाएगी। सरकार के गठन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। गठबंधन में जो भी दल हैं,
उनको एक दूसरे की जरूरत है और नफा नुकसान राजनीति में देख करके ही कोई फैसला लिया जाता है दलों की तरफ से। आप दोनों ही लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आएंगे आपके पास। बड़ी खबर यह है कि अमित शाह के घर पर बैठक जारी है महायुति की, जिस पर नीरज और गणेश ठाकुर आपको जानकारी दे रहे थे। अभी भी बैठक वहां पर चल रही है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार इस बैठक का हिस्सा हैं, साथ ही जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद हैं। यहां से तय होना है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। नाम को लेकर चर्चा लगातार चल रही है और ये कहा भी जा रहा है कि मंत्रालय को लेकर भी पूरा खाका तैयार होगा और जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर यहीं से लगनी है और आज ही लगनी है।